आगामी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो समान अध्ययन की हम लोग कक्षा कर रहे हैं, उसमें अभी तक हिस्ट्री के 4 पीडीएफ पढ़े हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री के 4 पीडीएफ पढ़े हैं। और आज से आप लोगों को हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाएंगे और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। इस तरह बताएंगे जिससे राज्य व्यवस्था को समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो शुरुआती जो कक्षा होगी उसमें पहले पॉलिटी का जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हम लोग उसमें समझ लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग भारतीय संविधान को समझने का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मनुष्य जो है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन जो है किसका है? अरस्तु का है। यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है और समाज का जो निर्माण होता है वह व्यक्तियों से होता है। व्यक्ति आपस में मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं और फिर परिवार आपस में मिलकर समाज का निर्माण करते हैं और यही समाज जो है वह राज्य का रूप लेती है। ठीक है, व्यक्ति परिवार का निर्माण करते हैं, परिवार समाज का, और यही समाज जो है आगे जाकर के राज्य का रूप लेती है। देखिए, राजनीति शास्त्र में राज्य का जो मतलब है वह ऐसे भू क्षेत्र से है। राजनीति शास्त्र में राज्य का मतलब ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जिसकी एक समान शासन व्यवस्था होती है, जो संप्रभु होते हैं और जिनको किसी अन्य का आदेश नहीं मानना पड़ता है। राजनीति विज्ञान के अनुसार कोई भी भौगोलिक क्षेत्र राज्य तभी कहलाता है जब उनका एक निश्चित क्या हो, क्षेत्रफल हो। उसके बाद उनकी एक निश्चित जो है जनसंख्या हो, उनकी अपनी जो है शासन व्यवस्था हो, सरकार हो, और सबसे बड़ी बात कि वह संप्रभु हो। वह क्या हो? संप्रभु हो। संप्रभु कहने का मतलब है कि वह अपना प्रभु, अपना ईश्वर खुद हो, उसको किसी और का आदेश नहीं मानना पड़े। जैसे भारत एक राज्य है और भारत एक संप्रभु राज्य है। भारत की जो सरकार है उसे किसी अन्य सरकार का आदेश मानने की बाध्यता नहीं है। आप कहिएगा कि सर, संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है दुनिया के देशों का,
उसका मेंबर भारत भी है, तो भारत को उनके आदेश तो कभी कभार मानने पड़ते हैं। लेकिन भारत जो उसका मेंबर ही बना है, तो ऐसी बाध्यता नहीं है कि वो मेंबर उनका रहे ही, या संयुक्त राष्ट्र संघ जो कहे उसको भारत माने ही, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वह एक संस्था है, दुनिया के देशों ने आपसी समझौता से उसका निर्माण किया। तो राज्य कहलाने के लिए आपको 4 चीजों का होना जरूरी है, या राज्य के 4 अंग होते हैं: निश्चित क्षेत्रफल, निश्चित जनसंख्या, एक निश्चित शासन प्रणाली, और सबसे बड़ी बात संप्रभुता। यदि हम बिहार की बात करें तो व्यवहार में हम कह देते हैं कि बिहार राज्य है, भारत देश है। लेकिन राजनीति विज्ञान में देश का कोई अवधारणा है ही नहीं, उसमें केवल राज्य का अवधारणा है। तो राजनीति विज्ञान की दृष्टि से हम बिहार को राज्य नहीं कह सकते। क्षेत्रफल है बिहार का अपना एक निश्चित, जनसंख्या भी है, शासन व्यवस्था भी है, लेकिन बिहार के पास संप्रभुता नहीं है। बिहार का जो गवर्नमेंट है उसको इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके आदेश को मानना पड़ता है। तो बिहार के पास संप्रभुता नहीं है, इसलिए बिहार एक राज्य नहीं है। राजनीति विज्ञान के अनुसार भारत एक राज्य है। यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं? बोलिए। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझते हैं और इस तरह समझेंगे जिससे कि पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए, या दोबारा यदि आप रिवीजन करें तो वह दिमाग में पूरी तरह सेट हो जाए। देखिए, शासन व्यवस्था जो संस्था चलाती है, क्योंकि राज्य के लिए शासन व्यवस्था का होना जरूरी है। बिना शासन व्यवस्था का हम राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वह संस्था या वह इंस्टीट्यूशन जो शासन व्यवस्था संचालित करती है उसको हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। ठीक है, वह संस्था जो शासन व्यवस्था संचालित करती है उसको सरकार या गवर्नमेंट कहते हैं। और सरकार शब्द का जब भी प्रयोग होता है तो सरकार का आपको 3 अंग होता है। सरकार का हमेशा 3 अंग होता है। एक होता है व्यवस्थापिका या विधायिका, लेजिस्लेटिव। दूसरा होता है कार्यपालिका, एक्सिक्यूटिव। और तीसरा होता है न्यायपालिका, जुडिशियरी। ये तीनों जो है सरकार के क्या हैं? अंग हैं। और इसमें व्यवस्थापिका या विधायिका जो है कानून को बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उसे लागू करने का काम करती है, और न्यायपालिका जो है कानून के रक्षा करने का काम करती है। जहां भी सरकार शब्द का प्रयोग होगा वहां ये तीनों चीज
जरूर आएंगे। उदाहरण के लिए यदि हम भारत के केंद्र सरकार की बात करें तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो संयुक्त रूप से संसद कहलाते हैं, वह भारत सरकार की क्या है? व्यवस्थापिका या विधायिका है। प्रधानमंत्री और जो भी मंत्रीगण हैं वो आपको भारत सरकार की राजनीतिक कार्यपालिका है। दो तरह का कार्यपालिका होता है, एक अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका होता है और दूसरा आपको अस्थायी और प्रशासनिक राज्य कार्यपालिका होता है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। कार्यपालिका में आपको जो है भारत सरकार के प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के जो भी मेंबर हैं और साथ ही साथ आपको जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो सब केंद्र सरकार की कार्यपालिका हो गई, भारत सरकार की कार्यपालिका हो गई। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वह भारत सरकार की न्यायपालिका हो गई। यदि हम स्टेट यानी भारत के प्रांतीय स्तर की बात करें जिसे हम बिहार सरकार कहते हैं, तो बिहार सरकार में विधानमंडल जो है, विधानसभा और विधान परिषद, वह व्यवस्थापिका हो गया। मुख्यमंत्री और मंत्री जो भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वह बिहार सरकार की कार्यपालिका हो गई। हाईकोर्ट बिहार सरकार का न्यायपालिका हो गया। तो अभी हमने समझा कि राज्य को चलाने के लिए शासन व्यवस्था की जरूरत होती है और जो संस्था शासन चलाती है, शासन को व्यवस्थित करती है, उसको हम सरकार कहते हैं। और सरकार का 3 अंग होता है, व्यवस्थापिका या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जहां भी सरकार शब्द की चर्चा होगी वहां पर ये तीनों अंग आएंगे। समझ आप लोग? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे। देखिए इसका पीडीएफ भी आपको हम ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, अतः अभी हम लिखने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ बोर्ड पर भी कोना में आपको दिख रहा होगा, ग्रुप में भी पीडीएफ दे दिए हैं, तो वहां से आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राज्य का निर्माण होता है। फिर हमने राज्य के 4 आवश्यक अंग के बारे में जाना। फिर हमने सरकार के बारे में जाना। अब जो है शासन व्यवस्था का अलग अलग जो प्रकार है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, शासन व्यवस्था का जो सबसे पुराना प्रकार है वह है राजतंत्र। शासन व्यवस्था का सबसे पुराना प्रकार क्या है? राजतंत्र, जिसको अंग्रेजी में मोनार्की कहते हैं। ठीक है, शासन व्यवस्था का सबसे पुराना क्या है प्रकार? राजतंत्र है। राजतंत्र में शासन व्यवस्था का प्रधान जो है वह राजा होता है और राजा को शासन करने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता है। राजतंत्र में शासन व्यवस्था का जो सर्वे सर्वा है न, वो राजा होता है। राजा ही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का प्रधान उसमें राजा ही होता है। राजतंत्र में शक्ति जो है केंद्रीकृत होती है राजा के हाथों में। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता है।
राजा के शब्द ही इसमें कानून होते हैं। तो प्राचीन काल में दुनिया के अधिकांश देशों में राजतंत्र ही था, लेकिन प्रेजेंट टाइम वर्तमान युग में आपको बहुत कम ऐसे देश बचे हैं जहां पर आपको राजतंत्र है। और जहां भी आपको राजतंत्र है, वो राजतंत्र भी कई तरह का है। राजतंत्र का भी आपको कई टाइप्स है, कई प्रकार है, जो अभी दुनिया के देशों में आपको दिखलाई पड़ती है। तो राजतंत्र के कौन कौन से प्रकार हैं? एक है आपको पूर्ण राजतंत्र, कंप्लीट मोनार्की। पूर्ण राजतंत्र जो है, ऐसे देशों को कहा जाता है जहां पर वो प्राचीन जो अवधारणा है राजतंत्र का कि राजा ही सब कुछ होगा, उसी की इच्छा, उसी की बात कानून होगी, वो कंप्लीट राजतंत्र है। अभी आपको कुछ देश है दुनिया का, जैसे कि स्वाजीलैंड, हम स्विट्जरलैंड नहीं लिख रहे हैं, स्वाजीलैंड लिख रहे हैं, एक छोटा सा देश है। ओमान एशिया का ही देश है। कतर का नाम सुने होंगे, कतर की राजधानी दोहा। इनके बाद हमारा एक पड़ोसी देश भूटान है। इस सब में आपको अभी पूर्ण राजतंत्र है। राजतंत्र का एकदम शुद्धतम रूप इन देशों में अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। राजतंत्र का एक दूसरा प्रकार है पूर्ण धर्मतंत्र। तो दुनिया में कुछ ऐसे भी अभी देश हैं, ठीक है, जैसे कि आपको सऊदी अरब है। सऊदी अरब जो है वह एक इस्लामिक कंट्री है। मक्का मदीना सऊदी अरब में है। दुनिया भर के मुसलमान वहां जाते हैं, उनको पवित्र स्थान माना जाता है। तो सऊदी अरब के जो भी शासक है या वहां जो भी आपको शासन व्यवस्था चलती है, वह कंप्लीटली जो है धर्म आधारित है। तो सऊदी अरब में धर्म तंत्र है। इसी तरह आपको वेटिकन सिटी, आप लोग यूट्यूब पर कभी वेटिकन सिटी सर्च कीजिएगा, बहुत ही छोटा देश है। 2-4 घंटे में आप वेटिकन सिटी का चक्कर लगा लीजिएगा ना। बाउंड्री वाल यानी आपको इटली का एक शहर है, इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी है रोम, और रोम में ही आपको ईसाई धर्म का जो सर्वोच्च धर्म गुरु होता है, जिसको पोप कहा जाता है, वह पोप जहां रहते हैं रोम में, उसको बाउंड्री बांध कर दिया गया है और उनको एक देश का दर्जा दे दिया गया है। सबसे छोटा देश है दुनिया का वेटिकन सिटी। तो वहां पर भी उसी पोप का शासन चलता है और पूरी तरह वहां भी धर्मतंत्र है। तो राजतंत्र का दूसरा प्रकार हमने पूर्ण धर्मतंत्र देखा। तीसरा एक मिश्रित राजतंत्र भी होता है। तो मिश्रित राजतंत्र क्या है आपको, हालांकि अभी शुद्ध राजतंत्र कहीं भी, ये 3-4 देश का हम नाम लिखे, लेकिन भूटान में भी अब जो है आपको मिश्रित राजतंत्र का युग आ चुका है। दोनों उसमें वहां होते हैं। भूटान में प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन ज्यादा शक्ति राजा के हाथ में ही होता है। तो जहां पर राजतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र का भी थोड़ा बहुत अस्तित्व हो, उसको मिश्रित राजतंत्र वाला देश कहते हैं। एक होता है आपको नाम मात्र का राजतंत्र। नाम मात्र का राजतंत्र, जैसे कि आपको इंग्लैंड है, इंग्लैंड जिसे ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, वहां पर अभी भी किंग क्वीन होता है, महाराजा महारानी होती है। लेकिन इंग्लैंड के राजा की वही स्थिति है
जो भारत के राष्ट्रपति का है, यानी सिग्नेचर सब पर उसी का होगा, लेकिन वास्तविक शक्ति इंग्लैंड के पार्लियामेंट के हाथों में होती है, वहां के प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के हाथों में होती है। तो इंग्लैंड में राजतंत्र है अभी भी, लेकिन वो नाम मात्र का राजतंत्र है। इसी तरह इंग्लैंड के साथ साथ जापान आपको जो है, जापान, यहां पर भी आपको नाम मात्र का क्या है, राजतंत्र है। राजतंत्र है अभी भी, राजा का पद है सब कुछ, लेकिन वो नाम मात्र का ही मुखिया है, वास्तविक शक्ति वहां के पार्लियामेंट के हाथों में है। तो ये चार तरह का राजतंत्र हो गया, जहां पूर्ण है, जहां पर पूर्ण धर्मतंत्र है, पूर्ण मिश्रित राजतंत्र है, और नाम मात्र का राजतंत्र है। तो ये सब राजतंत्र के टाइप्स हो गए, जो अभी दुनिया के कुछ देशों में आपको दिखलाई पड़ती है। प्राचीन काल में केवल राजतंत्र ही था पूरी दुनिया में। समझ रहे हैं आप लोग? अब हम लोग शासन व्यवस्था का दूसरा प्रकार देखते हैं, और वो प्रकार है आपको कुलीन तंत्र। कौन सा? कुलीन तंत्र। ठीक है। ओलिगार्की, ओलिगार्की। कुलीन तंत्र क्या है आपको? तो समाज के कुछ जो सभ्य व्यक्ति हैं, शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उसी के हाथ में यदि शासन की बागडोर हो, समाज के कुछ सभ्य और शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों में ही यदि शासन की बागडोर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कुलीन तंत्र कहते हैं। जैसे मध्य युग में आपको यूरोप के कई देशों में सामंतशाही व्यवस्था का उदय हुआ था, वो कुलीन तंत्र का ही उदाहरण था। अभी भी दुनिया में चीन, रूस जैसे जो साम्यवादी देश हैं, वहां शासन की जो शक्ति है वह आम जनता के हाथों में नहीं है, समाज के कुछ सुभ्यस्त लोगों के हाथों में ही है। तो हम कह सकते हैं कि चीन रूस का जो शासन है अभी, कम्युनिस्ट शासन, वो कुलीन तंत्र से मिलता जुलता है। लेकिन मध्यकाल में इस कुलीन तंत्र का यूरोप में काफी प्रसार देखने को मिला था। अब हम लोग ये पीडीएफ आप लोगों को दे दिया गया है, और इसी को अभी हम क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। चलिए इस कोना में अब शासन का एक अगला प्रकार देखते हैं, जो आधुनिक युग में दिखाई पड़ती है। वो प्रकार है तानाशाही। क्या है? तानाशाही, डिक्टेटरशिप। ठीक है। ये तानाशाही क्या होता है? तो ये भी राजतंत्र के जैसा ही होता है, लेकिन राजतंत्र में जहां जनता का विश्वास राजा को हासिल होता है, जनता को यह विश्वास होता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, वह हम पर शासन करने के लिए इस धरती पर आया है। और राजतंत्र में जो राजा का पद होता है वो भी वंशानुगत होता है। तानाशाही में ऐसा नहीं होता।
तानाशाही में क्या होता है, तो कोई एक व्यक्ति जो है बाहुबल के आधार पर जबरदस्ती शासन पर अधिकार कर लेता है और फिर वह राजा के जैसा शासन करने लगता है, जनता के हितों का ख्याल नहीं रखता, तो वो तानाशाही होती है। जैसे आप लोग पढ़े हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ था, वो एक तानाशाह था। इटली में मुसोलिनी का उदय हुआ था, वो एक तानाशाह था। अभी वर्तमान में आपको उत्तर कोरिया का जो शासक किम जोंग है, वो तानाशाह के रूप में शासन कर रहा है। तो आपको ये हो गया तानाशाही व्यवस्था, एकदम बलपूर्वक हम शासन पर अधिकार कर लिए, राजा के जैसा शासन करने लगे, बहुमत का ख्याल नहीं रखे, तो वो तानाशाही व्यवस्था है। अभी तक 3 तरह का शासन व्यवस्था देखे। एक देखे राजतंत्र, राजतंत्र के कई प्रकार देखे, फिर कुलीन तंत्र, फिर तानाशाही। अभी वर्तमान में जो शासन का सबसे लोकप्रिय प्रणाली है, वह है आपको लोकतंत्र। इसी लोकतंत्र को हम प्रजातंत्र भी कहते हैं और इसी प्रजातंत्र को हम जनतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र कहे, प्रजातंत्र कहे, जनतंत्र कहे या डेमोक्रेसी कहे, ठीक है। यह वर्तमान युग में संसार की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। कौन? बिल्कुल आनंद। तो शासन की जो सबसे लोकप्रिय प्रणाली है वर्तमान युग में, वह है लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र, और इसको हम डेमोक्रेसी भी कहते हैं। दुनिया के अभी जो भी बड़े देश हैं, हर जगह आपको लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र नहीं भी है, वो भी देश अभी जो है अपने को लोकतांत्रिक कहलाना जो है पसंद करते हैं, ठीक है। देखिए, लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी होता है और यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है जनता, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो लोकतंत्र जनता का शासन होता है। लोकतंत्र में शासन व्यवस्था की जो बागडोर है, वह जनता के हाथों में होती है। प्राचीन काल में आपको जिस तरह अभी आपको राजतंत्र कहीं कहीं देखने को मिलता है, उसी तरह प्राचीन काल में लोकतंत्र दुनिया में कहीं कहीं देखने को मिलता था। जैसे कि भारत के बिहार का जो वैशाली गणराज्य था, वहां आपको प्राचीन काल में लोकतंत्र के प्रमाण मिले हैं। इसी तरह यूनान का जो एथेंस नगर था, वहां पर आपको प्राचीन काल में लोकतंत्र के प्रमाण मिले हैं। और आधुनिक युग में, किसमें? आधुनिक युग में आधुनिक युग में लोकतंत्र की सबसे पहले स्थापना जो है वह इंग्लैंड में हुई, ठीक है। आधुनिक युग में लोकतंत्र सबसे पहले, प्राचीन काल में तो आपको यूनान और भारत में दिखाई पड़ता है लोकतंत्र, इसका एग्जाम्पल मिलता है।
आधुनिक युग में लोकतंत्र सबसे पहले इंग्लैंड या ब्रिटेन में आपको स्थापित हुई। कब? तो इंग्लैंड या ब्रिटेन में 1688 ईस्वी में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था और वहीं से वहां के राजा की शक्ति कम होती गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं का वहां पर विकास होता गया। तो आधुनिक युग में लोकतंत्र का उदय सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। इनके बाद अमेरिका जब 1776 में स्वतंत्र हुआ तो वहां भी लोकतंत्र को अपनाया गया शासन प्रणाली के रूप में। 1789 में जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई तो फ्रांस की राज्य क्रांति ही समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारों पर हुई थी और वहां भी आपको लोकतंत्र की स्थापना हुई। धीरे धीरे 20वीं सदी में, किस सदी में? 20वीं सदी। 20वीं सदी कहने का मतलब है 1901 से 1999 के बीच आपको दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों में लोकतांत्रिक शासन को अपनाया गया। भारत भी जब 1947 में स्वतंत्र हुआ तो यहां भी लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र, हालांकि लोकतंत्र जो है उसको वर्तमान में शासन का सबसे लोकप्रिय पद्धति माना जाता है, लेकिन आपको इसमें भी क्या है, खामियां है, इसमें भी दोष है। अरस्तु बाबू ही कहे थे कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, इसमें सिर को गिना जाता है, सिर के अंदर बुद्धि है या नहीं इसको नहीं देखा जाता है। तथापि अवगुण से ज्यादा लोकतंत्र में गुण है, मेरिट है। इसीलिए यह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है दुनिया में इतनी अधिक जो है लोकप्रिय हुई है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, उन्होंने लोकतंत्र का बहुत ही पॉपुलर परिभाषा दिया है, लोकप्रिय परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित शासन प्रणाली है। तो चलिए, पॉलिटी का जो आज का लेक्चर था इसमें इतना ही। ये जो पीडीएफ दिए हैं इसको आप लोग आज कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है? और बताइए आप लोग, पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं?